हर कोई चाहता है कि उसका एक परिवार होता जो उसे प्यार करता और उसकी देखभाल, सहायता और मार्गदर्शन करता। हम सभी अपने परिजनों के साथ रहते हैं और उनके प्रेम और सहयोग का आनंद उठाते हैं। इसी करीबी समूह को हम परिवार कहते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें मार्गदर्शन और सहयोग की ज़रूरत होती है। जिनके पास कोई नहीं होता उनको अफसोस होता है कि काश मेरे पास परिवार होता। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का NIVC बोर्ड का, ठीक है, चैप्टर जो है 9th है, मैं और मेरा परिवार। जैसे नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि परिवार का जो है हम इसमें महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमेशा जो एक वर्ड बोलता हूँ कि आप जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनको अधूरा जानकारी मिले। ठीक है, ये हमेशा है, वीडियो जो है आपको हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा और मेरी बातें बताती रहेगी। तो इससे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ठीक है, हम आज जो करने जा रहे हैं परिवार क्या है, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तो आपकी अपनी फ़र्ज़ है। मेरा जो फ़र्ज़ है मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, हम परिवार क्या है उसके बारे में जानना चाहते हैं कि परिवार आखिर होता क्या है, किस व्यक्ति को परिवार की आवश्यकता होती है और किस व्यक्ति को परिवार से वो दूर रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन परिवार जो होता है कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में हम देखते हैं। परिवार क्या है? परिवार जो होती है पारंपरिक रूप से परिवार की परिभाषा समाज की उस आधारभूत इकाइयों के रूप में की जाती है जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति या तो शादी अथवा खून के रिश्ते या गोद लेने से जुड़े होते हैं। एक छत, एक रसोई, आय के एक सूत्र का उपयोग करते हैं। परंतु आजकल परिवार यह परिभाषा बदल गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों, परिवार का पहले के समय में जो अर्थ हुआ करता था ये होता था कि वो बच्चे जो होते थे शादीशुदा होते थे और माँ बाप, ठीक है, भाई बहन के सब के साथ रहते थे। ठीक है, और एक ही जगह कमाते थे और एक ही जगह घर चलता था। लेकिन आज शायद जो है हमारा इस चीज़ों का परिभाषा ही चेंज हो चुका है। आज जो है प्रत्येक व्यक्ति जो है मैरिज के बाद अलग रहने की कोशिश करता है, अलग जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। पता नहीं क्या हो गया आज के समाज में, लेकिन परिवार का जो है परिभाषा ही इन्होंने बदल दिया है। अपने आसपास देखिए आप पाएंगे कि लोग अकेले नहीं रहते हैं, वो एक समूह में रहते हैं जिसे परिवार कहा जाता है। अवलोकन कीजिए कि इस समूह में कौन कौन रहता है और वे सब क्या करते हैं। आप पाओगे कि विभिन्न समूहों की विभिन्न संरचना होती है। कुछ समूहों में 3 पीढ़ियों के लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए माता पिता, विवाहित बच्चे और उनके बच्चे। कुछ अन्य समूह में एक विवाहित दंपति और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है, तो ये जो बात बोली जा रही है और ये जो बात बताई गई वो दोनों में बहुत ही अंतर हो गया है दोस्तों। वे सभी समूह रूप से अपने एक ही घर में रहते हैं और उनमें से प्रत्येक को सौंपे गए दायित्वों के निर्वाह में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। परिवार का मतलब ही यही होता है कि हमारे जो दायित्व हैं, जो हमारे अधिकार हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन चीज़ों को हम निष्ठावान होकर उसको पालन करें। ठीक है, तभी परिवार बनता है। परिवार जो है आज बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। परिवार उन्हीं का सबसे खुशहाल और अच्छा माना गया है जो अपने परिवार को सही लेके चलते हैं, क्योंकि परिवार ही रहता है जहाँ पर उनको मार्गदर्शन और समझबूझ के साथ चलना होता है। जब एक परिवार में विवाहित दंपति और उनके बच्चे प्राकृतिक रूप से जन्मे या कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चे हैं, दोनों ही स्थिति में वो एक साथ ही एक ही छत पे नीचे रहते हैं, उसे समूह या मौलिक परिवार या एकल परिवार कहा जाता है। देखिए, एकल परिवार का मतलब यही होता है कि चाहे वो बच्चा अपना हो या गोद लिया हो, कानूनी तौर पे एक साथ एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? एकल परिवार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एकल परिवार किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक परिवार में विवाहित दंपति, उनके भाई बहन और माता पिता एक साथ रहते हैं तो उनको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। विस्तृत परिवार भी कहा जाता है। देखिए, कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार में अंतर, तो थोड़ा टेंशन मत लेना, संयुक्त परिवार को ही विस्तृत परिवार कहा जाता है। परंतु जब परिवार में माता पिता और दंपति के भाई बहन रहते हैं तो वे संयुक्त परिवार कहलाता है। जैसे चित्र में आप देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा आप देख सकते हो कई पीढ़ी है। यहाँ पर जो दादा दादी है उसका इनके बच्चे हैं और फिर इनके जो है इनके बच्चे, यानी 3 पीढ़ियाँ जो है यहाँ पर रह रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं संयुक्त परिवार। और यहाँ पर देखिए जिसमें माता और पिता और बच्चे हैं तो इसको कह सकते हो आप कि ये एकल परिवार है। ठीक है, ये एकल परिवार में गिने जाते हैं। तो इसके में आपको क्लियर हो गया होगा कि संयुक्त परिवार और एकल परिवार में क्या अंतर है और कैसा होता है। परिवार किसी भी प्रकार के हो या समूह अथवा समाज सबसे प्रमुख संस्था है। यह परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्तियों के जीवन में स्नेह और सहयोग और सहायता प्रदान करने वाला सर्वप्रथम समूह होता है, जो इसको दिन प्रतिदिन के कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। देखिए, परिवार में बंदे रहते हैं तो उनको खुशी भी मिलती है और वो प्यार से अपना जीवन यापन भी करते हैं, क्योंकि परिवार ऐसा चीज़ होती है जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी रह जाती होती है। अब परिवार का कार्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, एक परिवार को अनेक महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। क्या आप इन सभी कार्यों के बारे में एक सूची तैयार कर सकते हैं जो परिवार आपके लिए करता है? इस सूची की तुलना निम्नलिखित कीजिए। देखिए, यहाँ पर एक सूची दिया गया है जिसमें परिवार का कार्य, यानी एक परिवार अपने सभी सदस्यों को उपलब्ध कराता है, जीवन के सभी
प्रकार के खतरे से सुरक्षा। देखिए सबसे पहले जो होता है, परिवार में हम सुरक्षित रहते हैं, हर तरह के खतरा से रहते हैं सुरक्षित। अपने सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव के लिए अवसर प्रदान, यानी हम अपने के प्रति बहुत ही भावुक रहते हैं, हर समय हम अपने के लिए हर समय टेंशन में रहते हैं। वित्तीय और भावात्मक सुरक्षा रहती है, यानी पैसे के प्रति भी हमें सुरक्षा प्रदान हो जाती है और मिल जाती है। उसके बाद शिक्षा के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ने की सुविधाएं भी उपलब्ध हो जाती है। तो इस तरह से जो है हमारे परिवार के कार्य इन सभी चीज़ों से मान्यता देती है। संस्कृति एवं मूल्य की सौंपना, यानी आपको पता है कि अगर माता पिता कोई संस्कृति अपना रखे हैं तो वो उसके बच्चे भी संस्कृति वही अपनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो संस्कृति बनी हुई थी वो कभी ख़त्म नहीं होती, वो आगे चलती रहती है। उसके बाद मनोरंजन है। परिवार में आपको पता है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो माता पिता कितना खुश होते हैं, उनके हर एक तोतली आवाज़ें उनके लिए एक खुशी का कारण बन जाता है, उनकी हर एक रोना उनके लिए खुशी का मतलब एक खुशी का एक उदाहरण बन जाता है। तो कहते हैं ना, परिवार में रहने से यही खुशी जो है लोगों को खुशहाल करती है और मानव को जीवन के लिए सही मान्यता और अर्थ देती है। तो परिवार का यही कार्य जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके पूर्व कि हम इस बात की चर्चा करें कि उपयुक्त कार्य करने के लिए परिवार किस प्रकार के कार्य करता है, हम चाहते हैं कि आप परिवार के विभिन्न स्तरों के परिचित हो जाएं। यह इसलिए क्योंकि प्रत्येक चरण में परिवार की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती है और इस प्रकार इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका संघर्ष भी भिन्न भिन्न होती है। देखिए हर परिवार जो होती है अलग अलग होती है और उनमें हर तरह के विचारधाराएं होती हैं। तो आज परिवार जो है अपने हर एक विचारधाराओं के लिए जानी जाती है। उसके बाद है परिवार का जीवन चक्र। देखिए परिवार का जीवन चक्र का भी समझना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है ये कि एक बुजुर्ग होता है, माता पिता होते हैं, बुजुर्ग माता पिता, उनके बच्चे होते हैं, उनके बच्चे के बाद उनके बच्चे होते हैं। तो इस तरह से जो होता है जीवन चक्र चलती रहती है। ठीक है, परिवार के जीवन चक्र का अर्थ, आपने परिवार के विषय में सोचा होगा। जब आपको माता पिता का विवाह हुआ था और उन्होंने अपना पारिवारिक जीवन शुरू किया था, तब उनका पारिवारिक जीवन चक्र आरंभ हुआ था। सबसे बड़े बच्चे को जन्म के साथ ही परिवार विस्तार के चरण में प्रवेश कर जाते हैं। यानी जब बच्चे को जन्म होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि इनका जो वो है, ठीक है, इनका जो विस्तार है वो प्रवेश हो चुका है। जब आप सब जीवन में व्यवस्थित होकर अपनी व्यवस्था संभालेंगे तब आपको माता पिता का परिवार संकुचित की स्थिति में होगा। यानी वे तीनों परिवार के जीवन के भिन्न पहलू हैं। तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। इसमें परिवार के जीवन चक्र के बारे में बिल्कुल ही साफ कर दिया गया है कि ये जब विवाहित होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये चलते रहता है चक्र। यानी ये फिर यंग हो जाते हैं, यंग में बच्चे जन्म लेते हैं, फिर जाके वृद्ध हो जाते हैं। तो पारिवारिक जो जीवन चक्र है वो हमेशा होता रहता है। तभी तो कहते हैं परिवार का हर एक व्यक्ति के जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े, क्योंकि पहले बच्चे भी बड़े थे, जो बच्चे बड़े भी बच्चे थे। तो इस तरह से जीवन चक्र जो है कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, आगे जो है हालांकि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य जीवन चक्र से गुजरता है, किंतु हर व्यक्ति सौभाग्यशाली नहीं होता है कि इस चक्र से सुगमता से गुजर जाए। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों कि आपको जीवन जो है बहुत ही आसान तरीक़ा से आप स्पेंड कर लो। जीवन चक्र में बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी आती है जब इंसानों को पूरी होप जो होती है ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर भी वो क्या करता है, जीवन के आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। परिस्थितियाँ जैसे गंभीर बीमारियाँ, वित्तीय संकट, परिजनों से मृत्यु इस जीवन चक्र में अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, जो व्यक्तियों के जीवन तथा व्यक्तित्व के स्थायी चिन्ह छोड़ जाते हैं। ठीक है, आपको पता ही है कि परिजनों की जो प्रॉब्लम हो जाती है या बीमार पड़ जाते हैं या कोई दुर्घटना हो जाता है तो इंसान के जो है सारे चक्र जो होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, जीवन के होप ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि आगे बढ़ना तो इंसानियत का फितरत है। ठीक है, अगर इंसान आगे नहीं बढ़ेगा तो जीवन चक्र चलेगा कैसे। ठीक है, इंसान में प्रत्येक व्यक्ति को एक बात याद हमेशा रखना चाहिए, चाहे संसार में हर एक व्यक्ति को ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जीवन जो है एक झूठ है और मृत्यु जो है एक सच है। ठीक है, तो जीवन में जो धरती पे आया है उसका मृत्यु 100% संभव है कि होना ही होना है। तो कह सकते हो ना कि जीवन जो है एक सिर्फ झूठा है, हम कब हैं कब नहीं किसी को इसके बारे में एहसास नहीं है। तो आरंभिक अवस्था जो क्या होती है, तो देखिए आरंभिक अवस्था के बारे में क्या जाता है, यहाँ पर स्वतंत्र युवा वयस्क हो जाते हैं, फिर उनका विवाह होता है। ठीक है, फिर आता है विस्तार की अवस्था, यानी माता पिता बनना। जब माता पिता वो बन जाते हैं तब उनका परिवार का जो होता है विस्तार हो जाता है। ठीक है, बच्चों की व्यवस्थित होना, यानी बच्चों को उनको सही जगह पर पहुंचाना, उनको सही तरह के वित्तीय सब सुविधाएं देना, उनको पढ़ाना लिखाना, बच्चों को व्यवस्थित होना बहुत ही जरूरी होता है। उसके बाद होता है संकुलन की व्यवस्था, यानी सेवा निवृत्ति, यानी सेवा से मुक्ति पाने का समय आ जाता है। तो इस तरह से जो होता है जीवन का जो चक्र होता है कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद है
परिवार के जीवन चक्र के ज्ञान का महत्व। देखिए, परिवार के जीवन चक्र के ज्ञान से जीवन के प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझने में सहायता मिलती है। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन्होंने जीवन का हर एक पहलू को समझ रखा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि वृद्ध का कोई उपयोग नहीं है, वो नहीं है, ये गलत फहमी में है, क्योंकि उनका ही मार्गदर्शन से आप जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकते हो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में जो इतनी लंबी अवधि तक काटी है, उन्होंने हर तरह की सिचुएशन, हर तरह के प्रॉब्लमों का सामना किया है और अपना जीवन को आगे बढ़ाया है। ये प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों से निपटने तथा जीवन की प्राथमिकता को नियोजन के लिए सही मन स्थिति तैयार करने में सहायता कर होता है। यह एक सतर से दूसरे सतर में सुगम और सफल प्रोग्राम सुनिश्चित करता है। देखिए दोस्तों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट और मान्य रखता है कि जो पूर्वज होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, उनके बहुत से अनुभव होते हैं, जिनसे आप उनके अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करके आप अच्छे से अच्छे और महान से महान व्यक्ति बन सकते हो, क्योंकि वो एक हमारे लिए आइडल के समान होते हैं। तो उनसे आप जितना हो सके ज्ञान अर्जित करो, ठीक है, और अपने जीवन में उसको सफलता का कुंजी बनाओ, ठीक है। वृद्ध को ये मत समझो कि ये वृद्ध हो चुके हैं, नहीं, उनमें बहुत कुछ ऐसी ज्ञान है जो शायद आपको भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यही बात यहाँ बताया गया है कि परिवार के जीवन चक्र में ज्ञान का महत्व, यहाँ ज्ञान का महत्व बहुत ज़रूरी रखता है, ठीक है। जो अनुभव उनके पास है, शायद वो अनुभव आपके पास नहीं है और आप हमेशा इससे पीछे रह जाते हो। आगे आपका क्या है, आगे है जीवन चक्र का ज्ञान परिवार में प्रवेश की प्रकृति व कारण और परिवार के सदस्यों के विकास में इनके प्रभाव को जानने में सहायक होता है। प्रत्येक स्तर पर चुनौतियों की पूर्व ज्ञान के परिणाम स्वरूप हमें उनसे निपटने का बेहतर अवसर प्राप्त हो जाता है। इसके एक स्वस्थ तथा खुशहाल परिवार व्यवस्थित का जन्म होता है। देखिए, अगर आप ऐसा ही चलते हो, अगर परिवार के जो बुजुर्ग लोगों से सहायता लेते हो, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हो, तो इससे क्या होता है, आपको सही स्वास्थ्य और सही पथ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप क्या करते हो, जीवन के वो महत्वपूर्ण क्षण को अच्छे से स्पेंड करते हो जो जीवन की खुशहाल बनाने में आपके लिए सहयोगी सिद्ध होता है। तो इसलिए कहते हैं जो बुजुर्गों का ज्ञान होता है उसको व्यर्थ न जाने दो। अगर आपके पास बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो आप हमेशा याद रखना कि आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आपको माता पिता के साथ साथ आपके दादा दादी के अनुभवों का भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है, ठीक है। ये कभी आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। दोस्तों, ये आपका जीवन का, मैंने कहा ना, बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है। और जिनके पास माता पिता होते हैं और दादा दादी होते हैं, वो तो सबसे बड़ा सौभाग्यशाली होते हैं। देखिए, एक बात तो हमेशा रहता है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो बच्चों की तरह बन जाते हैं, ठीक है। तो उनसे आप घृणा ना करें, उनको सहयोग दें, उनको प्यार से रखें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। आगे है परिवार जीवन चक्र के स्तर। देखिए, इसमें कई स्तर होते हैं जीवन स्तर में, ठीक है। तो पहले हमारा जो है आरंभिक स्तर, ठीक है। हम परिवार के जीवन चक्र का आरंभ युवा अवस्था से करेंगे। यह जीवन का वह स्तर है जब व्यक्ति अपनी स्वयं की पहचान प्राप्त करता है और एक स्वतंत्र युवा वयस्क के रूप में उभरता है। तो आपको पता है, जो वयस्क हो जाता है उसको तो वोट देने का अधिकार भी है, यानी अपनी सरकार चुनने का अधिकार भी बन जाती है, ठीक है। अब वह भावनात्मक, शारीरिक और सामाजिक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र इकाई बन जाता है, क्योंकि वो भावनात्मक यानी अपने विचारों को भी रख सकता है, शारीरिक उसकी क्षमता आ जाते हैं सारी चीज़ों में, सामाजिक विकास हो जाता है और वित्तीय को भी कमाने लग जाता है। तो कह सकते हो कि ये जीवन का पहला स्तर होता है। अब वह परिवार से अलग रह सकता है, अपने स्वास्थ्य और पोषण का स्वयं ध्यान रखता है, ठीक है। जब देखते हो बच्चे जो वयस्क हो जाते हैं वो परिवार से दूर भी चले जाते हैं और क्या करते हैं, अपना स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। परिवार के बाद भी दीर्घकालीन निकट संबंध स्थापित कर सकता है। अंतर्गत युवाओं को परिवार से अलग रहकर भी कठिन समय के दूसरे चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। इस प्रकार के निकट संबंधों को स्थापित करने से प्रतिबद्धता, समझता, विश्वास और लगाव अनिवार्य तत्व बन जाता है। तो ये आपको भी पता ही होगा कि लोग क्या करते हैं, ठीक है, चुनौतियों का सामना करते हैं, ठीक है, अपने हर तरह की मुसीबतें आते हैं, तो इससे क्या होता है, जो अपने विश्वास पात्र होते हैं उन पर वो निर्भर हो जाते हैं, ठीक है। विवाह करके व्यक्ति सर्वाधिक निश्चित संबंध की स्थापना करता है। विवाह व्यक्तियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। युवती का विवाह 18 वर्ष और युवा का विवाह 21 वर्ष की आयु से पहले नहीं करना चाहिए। यह माना जाता है कि इस आयु तक युवा वयस्क अपनी मूलभूत न्यूनतम शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तथा अपने जीवन यापन के लिए तैयार हो जाते हैं। परंपरागत रूप से भारत में माता पिता को ही बच्चों के लिए जीवन साथी चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। तो ये तो बात सच्चाई है कि जो भारत में माता पिता को ही बच्चों के जीवन साथी चुनने का अधिकार है, लेकिन आज समय बदल चुका है, आज ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली है कि जो युवती की जो विवाह की जो उम्र होना चाहिए 18 और
जो युवा का होना चाहिए 21 वर्ष। इसका इसलिए इतना मान्यता दी जाती है क्योंकि 21-22 वर्ष में जो है वो लोग अपना जीवन को काफ़ी तक सार्थक बना लेते हैं, यानी काफ़ी पढ़ाई लिखाई भी कर लेते हैं और किसी जॉब करने के लिए सक्षम भी हो जाते हैं। तो इस अवस्था में अगर वो मैरिज करते हैं तो उनका जीवन काफ़ी अच्छा से अच्छा बनने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए जो है बच्चों को जब तक उनको पढ़ना है पढ़ने देना चाहिए और उनको आगे बढ़ने का मौका भी देना चाहिए। लेकिन बच्चों का भी ये अधिकार होता है, बच्चों का भी ये फ़र्ज़ बन जाता है कि वो ऐसा कोई भी गलत कदम ना उठाएं जो माता पिता के लिए नुकसानदायक पड़े। आज हमारे देश में सिर्फ इसी वजह से जो है मैरिज माता पिता को जल्दी करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं गलत कदम उठा लेते हैं और माता पिता शर्मिंदा हो जाते हैं, तो उनको मैरिज करना अनिवार्य बना देते हैं। और इसके देखने की वजह से दूसरे व्यक्ति भी ऐसा ही करता है। तो इसमें ये फ़र्ज़ बन जाता है ना कि अगर आपके माता पिता अगर आपको पढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका भी दायित्व सबसे सर्वाधिक बढ़ जाता है। ठीक है, किंतु आजकल युवा वर्ग अपने जीवन साथी के चयन में विवाह करने के समय में स्वयं भी निर्णय लेना चाहते हैं। आपको पता ही है कि ये बात तो जर्नल सी हो चुकी है कि आज जो युवा पीढ़ी है वो अपने मनपसंद की जो है साथियाँ चुनते हैं, ठीक है, और उनके साथ विवाह करते हैं, यहाँ तक कि माता पिता के खिलाफ भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये बात कुछ हद तक तो कहीं भी सही हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जीवन जीना जिसको है उसको चुनने का अधिकार भी है। लेकिन ये भी गलत नहीं है कि माता पिता अगर चुन के दे रहे हैं, माता पिता ने जीवन में हर चीज़ बच्चों को सुख के लिए चुन के दिया है, तो वो गलत होंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें यही बात समावेश आती है, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो यही बात होता है। अगर माता पिता चुन रहे हैं तो व्यक्तियों को कुछ समय देना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए कि उसका जीवन साथी जो बनने जा रहा है वो किस प्रकार का व्यक्ति है और उसके साथ कैसा उसका विचार है, कैसी विचारधारा है। लोगों की पहचान तो कुछ ही समय में हो जाती है। तो दोनों को समावेश करके ही आगे बढ़ने की तैयारी में ही इंसानों की जो सार्थकता है छुपी हुई है। विवाह की तैयारियां अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि विवाह की प्रक्रिया में अनेक जिम्मेदारियां होती है। विवाह के अंत पर यह युवा युवती एक साथ रहना शुरू करते हैं तो उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं। विवाह के बंधन में बंधने वाले दोनों युवाओं के विवाह के परंपरा का सामना करना पड़ता है। आपको पता ही है कि अगर वो विवाहित होकर किसी और क्षेत्र में जा रही है, कहीं और एरिया में जा रही है, तो वहाँ पर परंपराओं का सामना करने के लिए भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक रूप से तैयार होना बहुत ही आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि वो मैरिज करके गई है और उसे जो पूर्वज कर रहे थे कार्य, उसको सब चीज़ों को उसको अपनाना पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। क्योंकि जब विवाह होती है तो लड़का का जितना भी संबंधी होते हैं लड़की का हो जाता है, जो लड़की का जितने संबंधी होते हैं लड़के का हो जाता है। तो इस तरह से जो होता है उनका दायित्व वो और भी बढ़ जाता है। ठीक है, उन्हें अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करने और सहन शक्ति विकसित करने, तनाव से निपटने, ठीक है, तनाव से निपटने तथा अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने के लिए परिवार के अनुभवी वयस्कों और काउंसलिंग सलाह लेनी पड़ती है। वित्तीय पुनर्योजन और स्वास्थ्य संरक्षण, निरोध, गर्भाधान और यौन संबंध से उत्पन्न इन्फेक्शन आदि अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श करना होता है। तो इसके लिए उनको हर चीज़ों के लिए तैयार और समझ रखनी चाहिए, तभी जाके उनकी जीवन जो होगा काफ़ी हद तक खुशहाल होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे है युवा दंपति जीवन में अनेक नई भूमिका निर्धारित कर देती है और उन्हें सहज रूप से दोनों परिवारों को एकीकृत करता है। ठीक है, यह वह समय है जब नवविवाहित दंपति एक दूसरे को समझने तथा आपसी सामंजस्य का प्रयास करते हैं। यह युवती को अधिक समझौता करना पड़ता है, क्योंकि वह अपने मूल निवास, अपने परिजनों को छोड़कर अपने पति के घर रहने चली जाती है। ये बात तो सच्चाई है कि इसमें सबसे अधिक जो प्रॉब्लम आती है वो लड़कियों को आती है, क्योंकि वो अपने प्रियजनों को छोड़ के किसी अनजान व्यक्ति के साथ जाती है और वहाँ पर सभी परिवारों से घुलना मिलना बहुत उसके लिए समस्या बन जाती है। तो इसमें यही है कि जो लड़के पक्ष के व्यक्ति हैं, जो उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, उनको इस तरह से उनको व्यवहार करना चाहिए कि जैसे कि वो उनकी बहन ही थी। ठीक है, उनसे काफ़ी अच्छा रिलेशन था। ठीक है, तो इससे क्या होता है, लड़कियों की आधा तकलीफ जो होता है ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ही सब समाजों में क्या ये समझदार व्यक्तियों की समझ भी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ युवती का अधिक समझौता करना पड़ता है, क्योंकि ये अपने परिजनों से छोड़कर अपने पति घर में जाती है। वो अपने साथ कुछ व्यवहार, विश्वास तथा मूल्य को भी लाती है, जिसका निर्माण उसके पिछले घर के प्रभावों से हुआ है और ये उसके नए घर से अलग भी है। ठीक है, एक बात तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो औरतें दूसरे घरों से आती है, जो लड़कियां आती है, वो भी अपने बहुत सी चीज़ें अपने साथ लेके आती है। वो अपने आदर्श लेके आती है, अपनी विचारधारा लेके आती है। ठीक है, जब वो विचारधारा वहाँ की होती है, अब जब ये विचारधारा यहाँ की होती है, तो दोनों में आपस में सामंजस्य स्थापित करना बहुत ही कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्लेश का भी कारण बन जाता है। उसकी ओर से प्रभावी सामंजस्य यह होगा कि वह किसी प्रकार के विश्वास व मूल्य से ना तो इनकार करे और ना ही दूसरे पर थोपे, बल्कि नए विकल्प का सृजन करे और जो बेहतर से अधिक संगत और व्यवहारिक हो। तो इसमें क्लियर बात बताया गया है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आती है तो युवती को या लड़के को ये बात हमेशा समझना चाहिए
इस खास तौर पर युवती को, क्योंकि वो अपना घर चेंज करके आई है, तो उसको ऐसा कुछ विचारधारा विकसित करना चाहिए कि दोनों परिवारों के लिए सुखमय हो और उसके विचारधाराओं के लिए भी ना हो। और यहाँ लड़के पक्ष की बात ये भी होती है कि वो भी उसकी विचारधाराओं को सम्मान करे। ठीक है, ये नहीं कि तुम कहीं और से आए हो तो तुम्हारा विचारधारा है ही नहीं, उनका तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं, नहीं, उनका भी उतना ही अस्तित्व है जितना आपका है, क्योंकि दोनों ही बराबर है। ठीक है, क्योंकि जीवन दोनों ने ही अपना जीवन को व्यतीत करना है। नए घर से बिना किसी भी सामंजस्य कर पाने के लिए परिवार के सदस्य उसे स्वागत और अकेलेपन की अनुभूति करा सकते हैं, परिवार के एक विभिन्न अंग के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। नए घर के समझने के लिए उसे कुछ समय दे सकते हैं, उसे केवल वास्तविक उम्मीद ही रखकर तथा गैर आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखना उसकी मदद कर सकता है। देखिए, ये बात बहुत क्लियर कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने परिवार को छोड़ के आप तक आते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा दीजिए मौका, उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए। शायद मौका देने से क्या पता वो आपके लिए बेटर कर सके। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर संबंध गुण और बचाव दिया गया है, देख लेते हैं क्या है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य संबंध स्थापित करने के गुण, किन बातों से बचना चाहिए। एक दूसरे के साथ व्यवहार कुशलता से बात करें, करवाहट के साथ बात करने से, रुखाई से बात करना, ये सब चीज़ें से हमें बचना चाहिए। एक दूसरे के सहयोग प्रदान करें, दूसरे की मदद न कर सके, दूसरे को मदद न करने से इनकार न करें, ऐसा गलत हो जाता है। मिलकर कार्य करें, अकेले कार्य करने से बचें। ठीक है, जिम्मेदारी को मिलकर बांटें, जब एक दूसरे कार्य कर रहे हैं तो विश्राम करने भी दें। बीमार व अशक्त परिवर्जनों की सेवा करें, यानी दूसरे की परिवार न करने से भी उनको बचना चाहिए कि भाई सबको परिवार करो, सब व्यक्ति जो है आपके ही हैं। ठीक है, ये आपके साथ संबंध है, आपके साथ ही जीवन उन्होंने व्यतीत करना है, तो अगर इससे दूर चले जाते हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। आगे जो है अपनी योजनाओं को परिवार के अन्य सदस्यों को भी बताएं, क्योंकि इससे क्या होता है कि समझन अच्छा स्थापित होता है। बिना बताए बाहर जाने से बचें, क्योंकि अगर आप अपने मर्जी से बाहर जाने लग जाओगे तो लोग आपको गलत संज्ञा देके आपको बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरे की सराहना करें, यानी ये ना करें कि दूसरा जो व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो उसको गलत ठहरा है, या आपका भी फर्ज बन जाता है और उनका भी फर्ज बन जाता है कि एक दूसरे के कार्य जो कर रहे हैं तो उसमें से बेशक कुछ खामियां हैं तो उसको बाद में बता दीजिए, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया है उनको वो निंदा ना करें, यानी दूसरे की निंदा करने से बचें। अगर आप निंदा करते हो या आपका कोई निंदा करता है तो दोनों स्थिति में जो होता है आपका ही घर टूट रहा होता है। ठीक है, दूसरे की बातों को ध्यान से सुनना, देखिए दूसरों की बातों को सुनना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है इस अवस्था में, तो खास तौर पे, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बातें नहीं समझोगे ना, नहीं सुनोगे, तो नहीं आप अच्छे विकल्प निकाल पाओगे। केवल अपने बारे में बात करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, उनकी भी बात थोड़ा सुनना चाहिए कि भाई वो कहना क्या चाहते हैं। अपने हाव भाव तथा शारीरिक मुद्रा के प्रति सचेत होकर, यानी देखिए जब आप किसी दूसरे घर में जाते हो तो आपकी शारीरिक मुद्राएं भी बहुत ही अलग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका परिवार है बेशक, लेकिन थोड़ा सा वहाँ मर्यादा आ जाती है। ठीक है, मर्यादा सम्मान भी आ जाती है, जिससे आपको सही लेकर चलना होगी। देखिए जब तक आप अपने घर में थे, ठीक है, जब माता पिता के साथ थे तो आप जैसे मर्जी रह सकते हो, लेकिन वो आपका परिवार है, वो अलग दायित्व बन जाती है। आप कभी देखते हो कोई व्यक्ति अगर कोई पूजा पाठ करता है और पहले कर रहता है, पहले उसको बहुत सादगी से जीवन जीता है, लेकिन जैसे पूजा पाठ में सम्मिलित हो जाता है तो वो एक धार्मिक बन जाता है और उनके रहन सहन खान पीन देखते हो सब कुछ बदल जाता है। तो लड़कियों के लिए सेम ऐसा ही होता है कि अगर दूसरे घर में जा रही है तो उनका जीवन का जो है प्रत्येक पहलू जो है इम्पोर्टेंट बन जाती है। ठीक है, तो ये आदर्श में जो है औरतों या लड़कियों की गुण है, ठीक है, जो आदर्श में है, जो सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है, आपत्तिजनक शारीरिक मुद्राओं का नकारात्मक मुद्रा प्रभाव से हटकर, देखिए इसमें आपत्तिजनक तो समझ सकते हो कि कैसी होती है, कैसे मुद्राएं नहीं बनाना चाहिए या अपने आप को ऐसे नहीं रखना चाहिए, गलत कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपका ससुराल है और इसे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। युवा दंपति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अच्छे अंतर संबंध स्थापित करने के प्रति आरंभिक पारिवारिक जीवन चक्र में संवेदनशील हो और इससे एक मजबूत और खुशहाल पारिवारिक जीवन की नींव पड़ जाती है। जब ऐसा आप करते हो तो इससे क्या होता है, आपका जीवन सदर में काफ़ी सुधार होता है और आपका जीवन बहुत ही खुशमय हो जाता है। उसका जो दूसरा पॉइंट है विस्तार यानी सतर अवस्था, यानी इसमें यही बात बताया गया है कि आप पहले ही पढ़ चुके हो कि परिवार जीवन चक्र का विस्तार सतर पहले बच्चे के जन्म के साथ ही शुरू हो जाता है। पितृत्व का चयन इच्छा के अनुसार होना चाहिए क्योंकि इसके साथ अनेक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी आ जाती है। देखिए बच्चे का जन्म जो होता है माता पिता के पर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस पर जिम्मेदारी बच्चे के जन्म से ही बढ़ जाती है। दंपति की शारीरिक मानसिक भावनात्मक और वित्तीय रूप से इन जिम्मेदारियों के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इस पर हम जिम्मेदारी के लिए तैयार है? इस बात के लिए हमें स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर कोई नवजीवन का उत्पत्ति आप करने जा रहे हो, ठीक है, बच्चे को जन्म हो रहा है, तो इसके साथ आपका सारा दायित्व जो है बदल जाता है। ठीक है, पहले तो आप परिवार के सदस्य थे, ठीक है, लेकिन अब जो है एक बच्चे का माँ हो, पिता हो,
तो यहाँ पर जो है आपका दायित्व, ठीक है, बदल जाता है और स्वयं को परखने का भी एक नया अवसर मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने आप को परखने की कोशिश करते हो कि बच्चे के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या अनुभव है आपको जीवन में। तो ये सारी चीज़ों जो है अलग व्यवस्था बन जाती है। इसलिए कहा जाता है कि विस्तार सतर्क होना अवस्था अवश्य होती है। जब तक कोई पिता या माता नहीं बनते तब तक उसको एहसास नहीं होता कि जीवन का जो है सही पहलू क्या है। उसके बाद है कि हम तब पश्चात उन्हें आपसी सहमति से निर्णय लेना होगा। तब जाके आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, दोनों पति पत्नी जो है घर के सदस्य हैं उनसे आपसी निर्णय लेना होगा। यह अनेक बीच के संबंधों को मजबूत बनाना और उससे नेतृत्व की चुनौतियों के लिए तैयार करता है। जीवन चक्र के इस स्तर पर पति पत्नी दोनों को व्यक्तित्वगत तथा साझा जिम्मेदारी के बीच में संतुलन बनाकर परंपरागत परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। इस अवस्था के दौरान माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं एवं उनकी शारीरिक, भावनात्मक, शैक्षिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह परिवार जीवन चक्र का सबसे चुनौतीपूर्ण समय होता है। तो आपको पता है, मैंने पहले कह चुका हूँ कि जो बच्चों को जन्म देते हैं उनके लिए सबसे बड़ा दायित्व आ जाता है कि उनके बच्चों को पालन पोषण करना, उनके जीवन को सही मय बनाना। क्योंकि जब तक आप उनके जीवन को सही मय नहीं बनाओगे, आप माता पिता, आदर्श माता पिता नहीं कहलाओगे। उसके बाद है संकुचन सतह। जीवन चक्र की यह अवस्था तब शुरू होता है जब पहला बच्चा एक आरंभिक वयस्क के रूप में घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जो बच्चा जो होता है वो बिल्कुल वयस्क हो जाता है, ठीक है। यह अवस्था आखिरी संतान के घर छोड़ने या दंपति में से किसी एक की मृत्यु पर समाप्त होती है। इस अवस्था के दौरान दंपति अपनी नौकरियों से निवृत्त होकर कुछ रुचियों को शुरू कर समाज सेवा में भाग लेकर और अपने पोते पोतियों के साथ जीवन बिताकर आनंद ले सकती है। देखिए, इसमें क्लियर बोला गया है, जो वृद्ध हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के साथ, अपने पोता पोतियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से बच्चे रहते हैं और उनके साथ, बच्चों के साथ खेलना उनके लिए जीवन के लिए सबसे सुखदायक और सुखमय माना जाता है। तो ये जो होती है, जब वो अपना काम नौकरियां छोड़ देते हैं, छोड़ के जब उनकी मृत्यु का समय आ जाता है, तो ऐसे जीवन में जो आनंद होती है, जीवन को उनको खुशहाल कर देती है और कुछ जो होप होती है वो उनके लिए मान दे देती है, ठीक है। और इस तरह से जो होती है वो शारीरिक, भावनात्मक, क्षैतिक और सामाजिक अवस्थाओं से मुक्ति हो जाती है उनकी, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पर पढ़ा है, जो हमारा समाज में दायित्व है, जो स्त्रियों के दायित्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण मान्य रखता है, ठीक है। और सभी व्यक्तियों को ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये जो था हमारा पार्ट ए था, जिसमें हमने परिवार जो है, मैं और मेरा परिवार के बारे में हमने विस्तृत जानकारी प्राप्त किया, ठीक है। मेरा विचार है कि हमारा वीडियो अधिक बड़ी नहीं होना चाहिए जो आपके लिए सरदर्द बन जाए। आपको इतना ही समझो जो आपके लिए सुखमय हो, ठीक है। जो आपने त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो समय व्यतीत किया, जो आपने समझने की कोशिश किया, इसके लिए आपको धन्यवाद, ठीक है दोस्तों। हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना और शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसी के साथ दोस्तों बाय, ओके, धन्यवाद।